हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभय अकेडमी। दोस्तों, हमने संविधान की जो मूल विधि है यूपीएसआई 2021 के लिए उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को स्टार्ट किया था। उसी सीरीज़ को, जो हमारी क्लास थी, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सेकेंड क्लास आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2021 के एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। उनके जैसे उनके जो ट्विंस क्वेश्चंस होंगे वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चंस छोड़े थे जिसका जवाब आपको देना था। हालांकि किसी का भी जवाब नहीं आया। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी जो ये क्लासेस हैं ये ज़्यादा स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो प्लीज़ आप सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इनको पहुंचाइए, इनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, और 2021 वाला जो एग्ज़ाम है हमारा यूपीएसआई का, इसको अच्छे से क्रैक कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस थे उनका सबसे पहले मैं आपको जवाब बता देता हूँ। तो क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन था मंत्रिमंडल का आकार भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस थे ब्रिटिश संविधान से, कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से। तो इसका जो सही जवाब हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाता क्या, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शंस हैं अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि रूस के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं जो हमारी आज की क्लास है, जो आज के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस के साथ साथ जो उनके पीछे की डिटेल है उसको भी आसानी से इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आपके लिए। तो 2021 में एग्ज़ाम देंगे ना यूपीएसआई का, इन्हीं के लिए है ये स्पेशली, तो ज़रूर देखना इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, ये कह रहा है लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो लिखित संविधान की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास जापान, भारत, ब्रिटेन या अमेरिका। दोस्तों, आप मूल विधि को आराम से पढ़ रहे होंगे, काफ़ी महीनों से तैयारी कर रहे हैं एसआई के लिए, तो इसको पढ़ रहे होंगे। तो मुझे पता है, पक्का पता है कि भाई मेरे जवाब बताने से पहले ही आपने इसका जवाब सही लगा दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं बता देता हूँ कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, बिल्कुल डी सही आपने लगाया है, यानी कि अमेरिका। अमेरिका ही ऐसा देश है जिसने अपना सर्वप्रथम लिखित रिटन में संविधान बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का शासन किस देश से के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इंग्लैंड है, रूस है, जापान है, पाकिस्तान है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड के संविधान से ही रूल ऑफ लॉ लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब भैया रूल ऑफ लॉ है क्या, विधि का शासन है क्या चीज़, उसको देख लेते हैं। तो एवी डॉयसी ने 1885 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पुस्तक में उन्होंने कानून के शासन की व्याख्या की थी और उसमें उन्होंने शासन की 3 अर्थ बताए थे। वो 3 अर्थ क्या हैं, उनमें से पहला है कि विधि के शासन का अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होना है, यानी कि कानून में समानता होनी चाहिए भैया, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो उस पर समान कानून लगेगा। अगर हम इस पर ये वाला नियम लगा रहे हैं इस अपराध के लिए या इस काम के लिए, तो दूसरे पर भी उस काम के लिए वही नियम लगेगा। ठीक है, यानी कि चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी
धर्म या जाति को बिलोंग करता हो, सभी पर जो नियम लगेंगे, कानून लगेंगे, वो समान ही लगेंगे। ठीक है, तो ये है समानता की बात करता है पहला जो इनका नियम है। दूसरी बात है कि भाई विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं। कि भैया जो जो चीज़ ऐसी है ना जो कानून के विरुद्ध हैं, अगर आप उनको करोगे तो आपको दंड अवश्य मिलेगा, तैयार रहिए दंड के लिए। लेकिन यदि कुछ ऐसी ही चीज़ है, ऐसे काम है जो कानून के अंतर्गत सही है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये कानून के विरोध में नहीं है, तो उनके लिए आपको बिल्कुल भी ना तो सज़ा मिलेगी, ना ही दंड मिलेगा, ना ही आपको अपराधी बताया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि भैया जो कानून के विरोध में काम करेगा उसको दंड अवश्य मिलेगा, कानून के विरोध में नहीं है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए ना तो किसी को सज़ा मिलेगी, ना ही कुछ परेशानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है। तीसरा नियम क्या था इनका? तीसरा था कि भाई विधि के शासन की तीसरी शर्त यह है कि भाई संविधान की व्याख्या या अन्य किसी भी कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। कि भैया जो भी न्यायाधीश है ना क्षेत्र में, जो भी आते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय में हो या सर्वोच्च न्यायालय में हो, जो भी न्यायाधीश ने आपको सज़ा दे दी या जो भी आपके ऊपर नियम लगा दिया, आपके जो आपने जो भी अपराध किया है, जो भी आपने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी न्यायाधीश आपको निर्देश देंगे या सज़ा देंगे या जो भी आपके लिए निर्णय लेंगे, वही आपको मानना होगा और वही उनका अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, तो न्यायाधीशों का जो भी निर्णय होता है वो सभी को मान्य होता है, सर्वमान्य होता है और वही निर्णय अंतिम निर्णय होता है। तो ये नियम दिए थे विधि के शासन के अनुसार एवी डोएसी ने, अपनी जो पुस्तक लिखी थी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पुस्तक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है वो पुस्तक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था कि विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है, और आंसर क्या था इसका? आंसर था इसका इंग्लैंड के संविधान से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी ये जो डिटेल थी इसको भी आपको याद रखना है, इसमें से भी कभी कभी कुछ कुछ पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शंस हैं यूएसएसआर के संविधान से, जापान के संविधान से, कनाडा के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही लगाया है आपने, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी समझदार हो रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत जो है रंग जरूर लाएगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको भी अच्छे से याद रखिए। इनके जो ट्विंस होंगे ना, इनके जैसे जो क्वेश्चंस होंगे या सेम क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, और वहाँ पर आप बड़े ही खुश हो जाएंगे कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने वहाँ पर पढ़ा था, अभी अकेडमी पर बताया गया था ये क्वेश्चन। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में जिनको, यदि आपने मेरी ये वीडियोस देखी है ना, ये क्लासेस ले रहे हैं आप, तो एग्जाम में बैठने के बाद आप ये सोचेंगे कि यार ये वाला क्वेश्चन तो अभी अकेडमी पर देखा था मैंने, और बड़े ही मज़े के साथ उसको टिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर रहे थे, तो ये क्या है भाई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि कोई भी विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा अधिनियमित कानून तभी मान्य होगा जब सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यहाँ पर एक कानून हो गया, कानूनी है, जब सही कानूनी प्रक्रिया का जो प्रोसीजर है वो सही प्रकार से होना चाहिए। भाई प्रक्रिया में कुछ भी खोट या कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कानून के नियमों के अनुसार होनी चाहिए, तभी उस विधायिका को माना जाएगा। यही है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भाई सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बेसिक है सारा कि भाई कितनी अनुसूचियां हैं। सबसे सिंपल सी चीज़ है कि भैया 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद कितने हैं भाई? 444 अनुच्छेद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने 444 अनुच्छेद, और कितने भाग हैं ये भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। भाग कितने हैं? तो भैया भाग हैं 22। ठीक है, 22 भाग हैं और 444 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको, ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें याद ही होंगी भी वैसे आपको, इसके अलावा याद रखनी भी। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यदि भारत को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को संशोधित करना पड़ेगा? ये संशोधित हो गया है, इसको याद रखिए, संशोधित है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो कह रहा है कि भाई किस एक अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो पहली अनुसूची है, दूसरी है, या तीसरी है, या चौथी है। तो भैया इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली अनुसूची। यदि नए राज्य का सृजन करना है, नया राज्य कोई बनाना है, तो भैया पहली अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा, उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव या उससे कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। भाई अभी अभी आपके पास मैंने बताया था, क्वेश्चन आने से पहले ही बताया था कि कितने भागों में बांटा गया है। तो सीधा सीधा सा है, कितना हो जाएगा इसका आंसर? हाँ वही है, बिल्कुल 22 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 7th, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एग्जाम में आए या ना आए। पहली बात तो ये कि ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है, 3 से 4 बार लगभग ये लगातार आया था क्वेश्चन, और मैं इस बात की भी आशा कर रहा हूँ और पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा ही आएगा। इसके अलावा इसी क्लास में दोस्तों एक और क्वेश्चन है, एक तो ये हो गया, एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा है, लेकिन वो क्वेश्चन भी ऐसा है कि मैं उसके लिए गारंटी के साथ कहता हूं कि भाई आपका 2021 में वो रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। 100% श्योर होकर मैं कहता हूं कि वो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं। ये है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। तो भैया नाम तो जो है, जो प्रचलित हैं वो क्या क्या हैं? इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इसके अलावा प्राचीन नाम भी हैं कुछ। वर्तमान समय में तो ये 3 नाम ही चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं इसके लिए नहीं पूछ रहा है वो, ये कह रहा है कि संविधान में किस नाम का उल्लेख है, किन किन नामों से जाना जाता है संविधान में। तो ऑप्शंस क्या हैं? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, भारत तथा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत तथा इंडिया। तो भाई ये आ गया ऑप्शन हमारे पास। अब क्या है इसमें? तो भाई इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत तथा इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान का कहीं भी वर्णन नहीं है संविधान में, तो इसलिए सिर्फ भारत और इंडिया है। और संविधान में एक लाइन कही गई है, इंडिया दैट इज भारत। अभी उसको हम देखेंगे क्या है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहा गया है, द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, implicitly condifying India and Bharat as equally efficient short names for the Republic of India। यानी कि भारत के संविधान के पहले लेख में ही कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। भारत गणराज्य के लिए समान रूप से आधिकारिक संक्षिप्त नामों के रूप में भारत और इंडिया को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध करता है। कि भैया सिर्फ भारत और इंडिया हैं जो इसको स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो किन नामों से जाना गया है संविधान के अकॉर्डिंग? भारत और इंडिया। हिंदुस्तान का वर्णन नहीं है कहीं भी, हिंदुस्तान तो सिर्फ ऐसे ही कहा जाता है। प्राचीन इतिहास यदि आप पढ़ेंगे इंडिया का, तो उसमें पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्यों कहा गया और किसने कहा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिलहाल हमें सिर्फ ये देखना है कि संविधान में क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। क्या विवेचित करती है, क्या कहती है भाई चौथी अनुसूची? ऑप्शंस हैं, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, या भाषाओं को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान की बात कर रहा है। ऑप्शंस हैं भाग ए, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 2। भाग 2 में जो है नागरिकता के प्रावधानों के बारे में बताया गया है, नागरिकता को दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले जो है हमें नागरिकता को समझ लेते हैं कि भाई नागरिकता क्या है। ठीक है, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, नागरिकता को समझाया गया है। इसमें कहता है कि भाई किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति नागरिक या विदेशी 2 भागों के रूप में विभाजित होते हैं।
देश में यदि कोई भी रह रहा है या तो वो उस देश का नागरिक होगा या फिर विदेशी होगा जो विदेश से आया है। अब नागरिक वह है जो राजनीतिक समाज का हिस्सा है तथा संविधान तथा अन्य कानूनों में दिए सभी लाभों का लाभ उठाता है। यानी कि उसका यहाँ का राशन कार्ड भी है भाई, सारे जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडिया के बने हुए हैं या जिस भी देश का नागरिक है वो बने हुए हैं, तो वो उस देश का नागरिक है। जो भी सरकारी या गैर कर सरकारी चीज़ें होती हैं उनका लुत्फ़ उनका फ़ायदा उठाता है, तो वो व्यक्ति जो है उस देश का नागरिक होगा। ठीक है। अब संविधान के अंतर्गत नागरिकता के मात्र सैद्धांतिक निर्देश ही दिए गए हैं। सिर्फ कुछ सैद्धांतिक निर्देश हैं जो इस प्रकार से हैं कि सभी नागरिकों हेतु एक ही नागरिकता होगी। एक देश के या भारत की बात करें तो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनकी नागरिकता एक ही होगी कि भाई भारतीय नागरिक हैं ये। ठीक है। दूसरा है कि संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक कौन थे, यानी कि जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय यह देखा गया कि अब इस समय में भारत में कौन कौन ऐसे हैं जो भारत के नागरिक हैं, इस चीज़ का ब्यौरा लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो है ये सिद्धांत, इन सिद्धांतों के आधार पर ही संसद ने भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया है और यह अधिनियम भारतीय नागरिकों की स्थिति को निर्धारित करता है। इसमें 1986 में फिर से संशोधन किया गया था जिसमें सरकार ने दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर सकती थी। इस संशोधन में कहा गया कि सरकार जो है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर सकती है। सरकार को इस प्रकार का सरकार को इस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया था इस संशोधन में। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है। किस सूची में आता है आर्थिक नियोजन का विषय? तो इसके जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ए राज्य सूची में, बी संघ सूची में, सी समवर्ती सूची में या डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही, सी यानी कि समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में ही आर्थिक नियोजन का विषय प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्ट किए गए हैं 2021 के लिए। ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चंस ऐसे देता हूं जिनका जवाब आपको देना है। और दोस्तों प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखे वो अंत तक देखे और इन क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर देना कमेंट्स में। ठीक है। अच्छा लगता है, पता चलता है कि भाई सभी ने वीडियो को अच्छे से देखा है, पसंद किया है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जवाब ज़रूर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास के वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकें और एग्ज़ाम को बड़े ही अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 42, 43, 44, 45। संशोधन की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार करने की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आपको जवाब कमेंट्स में ज़रूर देना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार लेता हूं आपसे विदा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें और अभी अकेडमी के साथ जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।